स्टार्ट होगा। हेलो हेलो, चलिए माइक क्लियर है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्यारा सा सुशिव साइंस क्लासेस में। तो आज हम फिर से आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या लेकर आ चुके हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, क्या लेके आ चुके हैं वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। क्लास 12th का जो है हम चैप्टर 1 का जो है लेक्चर 3, ठीक है, लेक्चर 3 और जीवों में जनन जो चैप्टर का 1 है ना, चैप्टर 1 का जो है जीवों में जनन लेकर आ चुके हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये लेक्चर 3 है। जिन्होंने भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके उनको देख लें। तो तैयार है आज के सेशन के लिए? तैयार है एकदम? लाइक मार दे, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त को भी बुला लीजिए, फास्ट में शेयर कर दीजिए। रेडी है? फिर बढ़े आगे? मजा नहीं आ रहा है? कमेंट में यस 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 लिखिए, फिर मजा आएगा। ठीक है, कमेंट में यस यस लिखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे, यस लिखिए। रेडी है फिर? ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते फिर हम। आज हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 2 डिस्क्रिप्शन में है और हम आज जो पढ़ाएंगे आपको लेक्चर 3। ठीक है, तो आप सभी फुल एक्साइटेड रहें। ठीक है, रेडी हैं? बढ़ जाए आगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, रेडी हैं? थोड़ा सा जान लीजिए इस चीज के बारे में, ये चीज क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अब प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, उस पे सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना है, जो नहीं किए हैं, जो कर लिए उसके लिए बेस्ट है, जो नहीं किए हैं उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, जो नहीं किए उनके लिए बता रहे हैं, सुशिव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सुशिव क्लासेस जो एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपना जो है, जो क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, मात्र सुशिव क्लासेस के एक पहला प्लेटफॉर्म ये है जो कि मात्र 5 रुपया में, ये सुशिव साइंस क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है, इस पे मात्र 5 रुपया में पहला प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे खोज लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। पहला ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि मात्र 5 रुपया में आपको पूरा कोर्स करवाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश टोटल मात्र 5 रुपया में। तो आप क्या करें, सबसे पहले परचेज कर ले उस बैच को। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे क्या करना है आपको, सुशिव क्लासेस चैनल है उनको सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद नेक्स्ट चैनल है सुशिव साइंस क्लासेस, जिसपे आप पढ़ रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आगे धमाल होने वाला है। आपको रिजल्ट बनाना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट है सुशिव EH क्लासेस, जिसपे कि इंग्लिश और हिंदी का दिया जाएगा आपको, अपने प्यारे सूरज सर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जिनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो सर को क्या कर सकते हैं, ये नंबर है उनका, इस पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। और ये सर का वेबसाइट है, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस यस, एकदम हार्ट का भेज, इमोज भेजिए, इमोज हार्ट का एकदम। स्टार्ट, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोटिवेशन हो जाता है, छोटा सा क्या होता है, एक मोटिवेशन। ठीक है, चलिए क्या है मोटिवेशन, आज हम वो देखते हैं। क्या है आज मोटिवेशन, वो चीज हम देखते हैं। किताबों से लगाव रखिए, क्या बोला जा रहा है, किताबों से लगाव रखिए। ठीक है, मेरा यकीन माने, है ना, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानिए, जिंदगी में कभी ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेडी है? किताबों से लगाव रखना है ताकि आगे लाइफ में आपको जो भी सिखाएगा वो किताब क्या, वो जो फ्यूचर हुआ रहता है, सॉरी, जो बीता हुआ बात रहता है, उसमें आपको क्या, जो बुजुर्ग होते हैं, इसमें समझ सकते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो आपको सलाह देंगे ना,
वो कैसा सलाह देंगे, वो अपना अनुसार, वो अपना तरफ से बेस्ट देंगे। वो इसलिए अच्छा सलाह देंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो आपके साथ नहीं हो। किताबों में वो हर एक चीज आपको मिलेगा। तो क्या बोलना है, क्या बोले हम, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानिए कि आपको जिंदगी बदल देगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी, उसके बाद माता शारदे को प्रणाम करके अपना बैच को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाए। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे ये क्या बोले थे, वीडियो का पार्ट 3 मतलब लेक्चर 3 है। तो इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कायिक प्रवर्धन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाने वाले हैं, कायिक प्रवर्धन। तो रेडी हैं आप सभी। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है। कायिक मतलब क्या होता है, क्या होता है, कलिका, पौधे, पौधे के बारे में पढ़ेंगे। कलिका, प्रवर्धन मतलब विकास, डेवलप, वृद्धि, ये होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को। कायिक प्रवर्धन मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आंसर आ चुका है। एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को डील करना है। रेडी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर हम क्या बताएं, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो ये भी भाग है। तो देखिए पादपों का है ना, पादपों के कायिक भाग, पादप जो होते हैं, पादप उनके पौधा जो होते हैं उनके कायिक भाग क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं और पत्ती होते हैं, है ना। क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्ती होते हैं इत्यादि। तो पादपों के कायिक भाग, ठीक है, कायिक भागों के द्वारा जो होता है नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आपको क्या बोले थे, क्या बोले, समझ में आ रहा है। कायिक प्रवर्धन का अगर परिभाषा पूछा जाए तो आपको तो क्या बोलना है, पादपों के कायिक भाग, पादपों के कायिक भाग क्या क्या, जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो नए पौधे मतलब नए पादपों, नए पादपों आए हैं यहाँ पे, नए पादपों मतलब नए पौधे का जो निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्लियर है आपको। चलिए तो इसी में आपको बताएं नेक्स्ट पॉइंट में, कायिक प्रवर्धन या प्रवर्ध या प्रोपग्यूल भी कहते हैं। कायिक प्रवर्धन प्रोपग्यूल भी कहते हैं। अगर कायिक प्रवर्धन के जगह पे आपको दे दे प्रोपग्यूल क्या है तो आपको इसी तरीका से सेम बताना है, सेम इसी तरीका से देना है। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली पादप, कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली पादप संरचनाएं जैसे क्या बोले थे, जड़, तना, पत्ती क्या कहलाते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। याद हो जाएगा आपको, एक एक पॉइंट समझ में आया। अब हम इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, कायिक प्रवर्धन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपको कायिक प्रवर्धन क्या है तो क्या बोलना है, पादपों, क्या बोलना है यहाँ पे देखिए, पादपों के कायिक भाग, पादपों के कायिक भाग जो होते हैं, कायिक भाग। चलिए एक पौधा बना लेते हैं, पादपों के जो कायिक भाग होते हैं, ठीक है, इस तरीका से बना लेना है, पादपों के कायिक भाग। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है, पादपों के कायिक भाग, और यहां पे क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है। ठीक है, तो पादपों के कायिक भाग जड़, तना, ठीक है, पत्ती से जो नए पादपों के नए पौधों का जो निर्माण होता है उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए क्या क्या आते हैं, आपको बोले थे ना हम, चित्र में देखिए समझ आइए। क्या बोले, जड़, ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे, तना, गन्ना जो होते हैं उनका तना ही नहीं लगते हैं, तना के द्वारा, और पत्ती के द्वारा। ये सभी चीज के द्वारा हम जो पढ़ेंगे इसी को क्या कहते हैं, मतलब जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा जो नया पौधा का निर्माण होता है उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पूरा क्लियर से समझना है, समझ में आ गया। यस लिखिए, यस लिखिए कमेंट में, फास्ट में यस लिखिए, यस लिखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे, यस लिखिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए तो अगला हम देखते हैं फिर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं, नोट में कुछ पॉइंट दिए हैं। कायिक प्रवर्धन है ना, कायिक प्रवर्धन में है ना, कायिक प्रवर्धन में दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं। कौन दोनों जनक, कायिक प्रवर्धन में दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं। कौन,
ठीक है, कौन, नर और मादा, नर और मादा, इनमें से जो है ये दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कायिक प्रवर्धन क्या है, अलैंगिक जनन है, मात्र एक जीव भाग लेते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, अतः यह एक अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन अगर पूछा जाए कायिक प्रवर्धन कौन सा जनन है, तो आपको क्या बोलना है, यह अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कायिक प्रवर्धन में कितने जनक भाग लेते हैं, 1 2 3, इनमें से सभी क्या दीजिएगा आप, 1, ठीक है, या उसमें दे देगा अलैंगिक, लैंगिक, ए एवं बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, तो क्या देना आपको, अलैंगिक। क्लियर है, चलिए अगला समझते हैं बात को। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, क्या देखना है अगला पॉइंट। हम क्या बोले थे, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। हम क्या देखेंगे, कायिक प्रवर्धन के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बता दें कि कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, यहाँ पे पहला हम पॉइंट देख रहे हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। एक होते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा जो होते हैं वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होते हैं। कौन से होते हैं, कृत्रिम। तो सबसे पहले यहां पर हम पहला नंबर का क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। पहला नंबर का डिफिनेशन क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से, प्रकृति में प्राकृत रूप से, है ना, रूप से, है ना, रूप से पादपों के, है ना, पादपों के, है ना, पादपों के भागों द्वारा, पादपों के भागों मतलब पौधे के भाग, पौधे के कौन कौन भाग, जड़, तना, पत्ती, बोले हैं ना कायिक प्रवर्धन में, जड़, तना, पत्ती। क्लियर है ना, इस तरीका से। ठीक है, तो पादपों के भागों द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, यस लिखिए। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए। फिर से समझिए, यहां पे क्या बोले हैं, प्राकृतिक में प्राकृत रूप से पादपों के कायिक भाग, पादपों के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, समझ में आ रहा है, उनके द्वारा जो है, उनके भागों के द्वारा जो है नए पादपों का जो निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृत कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, इनके बारे में देखते हैं। क्या क्या चीज आएगा, देखिए हम बोले थे ना जड़, तना, पत्ती। अब देखिए इसमें आलू कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, प्याज कायिक प्रवर्धन, अब देखिए तना के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। एक एक पॉइंट को समझना है। तो कायिक प्रवर्धन में जो है, कायिक प्रवर्धन में तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, मतलब पादपों के कायिक भाग, पादप जो होते हैं पौधे जो, उनके कायिक भाग के द्वारा, उनके ये जो है ये भाग कायिक भाग है, ये कौन सा भाग है, कायिक भाग है। कायिक भाग के द्वारा जो है, कायिक भाग के द्वारा जो नए पादपों के निर्माण होते, प्राकृतिक के द्वारा, इसमें कोई आदमी नहीं होता, मानव नहीं होता, कृत्रिम में मानव होता है, वो हम बताएंगे अभी। कृत्रिम में मानव होता है वो हम बताएंगे, इसमें जो है मानव नहीं होते। ये प्राकृतिक रूप से नए पादपों के जो निर्माण जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर है, यहां से क्लियर है, यस लिखिए। क्लियर है तो यस लिखिए फास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक पॉइंट को समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, कृत्रिम, हम बोले थे, क्या बोले थे, आगे क्या पढ़ने वाले, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, मानव द्वारा पादपों के कायिक भाग का उपयोग करके, मानव के द्वारा बोले थे, कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा किया गया हो। ठीक है, जो कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा काम किया गया हो। तो क्या बोला, मानव के द्वारा पादपों के कायिक भाग, मानव के द्वारा जो पौधे होते हैं उनके कायिक भाग, कायिक भाग बोले न, जड़, तना, पत्ती, ठीक है, का उपयोग कर नए पादपों का, उसका जो कायिक भाग का उपयोग करके नए पादपों का जो निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, यस लिखिए। जब क्लियर हो जाए आपको तो यस लिखना कमेंट में, क्या लिखना है, यस लिखना है। ओके, चलिए तो अब हम क्या बोले आपको, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्लियर हो गया। अब देखिए इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
इसके जो प्रकार होते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के भी प्रकार होते हैं लेकिन उसका थोड़ा बड़ा है तो इसके बाद हम वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले इनका जो है पढ़ लेते हैं हम, प्रकार इनके कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनमें क्या क्या होते हैं, ये जो होते 3 पॉइंट होते हैं इसमें। जैसे पहला क्या हो जाएगा इसमें, कलम लगाना, ठीक है। क्या होता है कलम लगाना, कृत्रिम मानक द्वारा जानते हैं कलम लगाए कभी भी, कलम कैसे लगाया जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। कलम एक टहनी को काट करके, तो क्या है कलम लगाना। दूसरा क्या है दाब लगाना, दाब करके जो लगाया जाता है कलम में। देखिए पहले समझते ही जाइए, एक तरफ से समझना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कलम लगाने में क्या होता है, एक पौधा के जो टहनी जो होता है उसका क्या करता है, कायिक भाग जो होते हैं कायिक भाग को क्या किया जाता है, काट करके फिर दूसरे पौधे के कायिक भाग को यहाँ पे छील दिया जाता है ना। छील करके फिर क्या किया, यहाँ से पन्नी से जो है ना इसको, या जैसे जूट वाला बोरा बोलते हैं, उसके बाद वो बोरा से क्या करना है यहाँ पे बढ़िया से लपेट देना और समय समय पर इसमें पानी दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है एक जड़ का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है जड़ बन जाता है, फिर इसको काट करके कहीं दूसरे जगह लगा सकते हैं। तो नए पौधे का निर्माण हो गया, किन के द्वारा हुआ, कृत्रिम, है ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, दाब लगाना। एक पौधे से ही क्या किया जाता है, उसका टहनी निकाल करके जमीन में गांथ दिया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे गांथ दिया जाता है। उसके बाद जब यहां से जड़ निकल जाता है, एक नया पौधा का जड़ निकल जाता है, तो फिर इसको काट करके एक नया पौधा बनाना, फिर इसको काट देगा, इसको काट देगा तो फिर कैसा बन गया एक नया पौधा, इसी को कहेंगे दाब लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, रोपण। रोपण में तो आपको पता है क्या करते हैं, रोपते हैं, एक नए पौधे जो होते हैं उनको लेकर के रोपते हैं दूसरे जगह, तो रोपण। क्लियर होगा, क्लियर हुआ आप सभी को, यस लिखिए, यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्लियर। चलिए अब हम आपको बताएंगे फिर क्या बोले थे हम, क्या बोले थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के प्रकार हम बता दिए। अब हम बताएंगे उसी में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। क्या बताने वाले हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार क्या होते हैं। हम बोले थे ना इसमें कृत्रिम क्लियर कर दिए, अब प्राकृतिक में देखिए, और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है और हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ये इसको मिस नहीं कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो खत्म, आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा। 3-4 ऑब्जेक्टिव बनता है और अभी का भी याद करना है, ठीक है। देखिए कैसे कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव, एक एक पॉइंट को समझना। यहां से बनेगा, उसके बाद आगे जो बताएंगे तने के द्वारा पूछा जाएगा आपको कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक एक पॉइंट को समझना है, क्लियर करना है। देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार होते हैं उनको देखिए, पहला क्या होते हैं, जड़ द्वारा होते हैं, बायरूप्ट, तना द्वारा होते हैं, उसके बाद पत्ती के द्वारा होते हैं और पत्रकलिका के द्वारा होते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होते हैं किनके द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा और पत्रकलिका द्वारा होता है। रेडी है फिर, एकदम यस लिखिए, यस यस, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ओके। अब जड़ के द्वारा जो होते हैं, जड़ के द्वारा इनके भी भाग होते हैं। अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है, पहला जो होते हैं कंदीय मूल। कंदीय मूल किसको कहते हैं, कंदीय मूल, ठीक है, कंदीय मूल। उसके बाद जड़ के द्वारा, उसके बाद काष्ठीय मूल, जिसमें कंदीय मूल मतलब मांसल, जिसमें मांस होता है, काठ नहीं होता। काठ मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम मजबूत, जिसमें काठ मांस नहीं हो, जिसमें मांस होता है उसको बोलते हैं कंदीय, जिसको कि शकरकंद, शकरकंद में काठ होता है, काठ होता है, मजबूत होता है, मजबूत तोड़ने में क्या होता है तुरंत टूट जाता है, ये इसमें मांस होते हैं, ठीक है। कंदीय मतलब कंदीय मूल। अब आपको वहां पे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कंदीय मूल का उदाहरण है, तो अगर वहां पर दिया रहेगा शकरकंद, तो आपको क्या मारना है, शकरकंद। कंदीय मूल का उदाहरण है, ऐसे पूछ देगा, कंदीय मूल का उदाहरण है, शकरकंद रहेगा तो क्या मारना आपको, शकरकंद मारना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे रहेगा आपको, फिर नेक्स्ट अब काष्ठीय मूल, जिसमें काठ होता है, एकदम मजबूत होता है, काठ, जिसमें काठ होता है उसको काष्ठीय मूल, और जिसमें काठ नहीं होता उसको कंदीय मूल कहते हैं। अब यहां पर दे दिए काष्ठीय मूल का उदाहरण क्या है, शीशम। काष्ठीय मूल का उदाहरण क्या है, शीशम, ठीक है।
क्लियर हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। आप लोग बाद में कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा? यहीं से पूछता है, थ्योरी से पूछा जाता है, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसी कारण आपको क्या करना है? मेहनत करना है। क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं फिर आपको, जिसमें बोले थे नहीं आप, देखिए शीशम, शीशम का पेड़ देखे हैं ना, लंबा होता है, एकदम काठ होता है, मजबूत होता है, और जिसमें कंद ये मूल मतलब जिसमें कि गुद्दा होता है, और काष्ठ मतलब जिसमें कि काठ होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बताते हैं। अब ये जो बताएंगे ना फिर ये तना के, अब जो हम पढ़ेंगे तना के द्वारा पढ़ेंगे। अब तना के द्वारा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक एक पॉइंट का समझ, यहां इसमें से भी पूछा जाएगा, इसमें तो ज्यादा पूछा जाता है। आप मिला लीजिएगा, आपको पढ़ाएंगे ना उसमें देखिएगा आएगा ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव। कैसे? जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसके प्रकार भी पढ़ाएंगे आपको, इसका भी प्रकार पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसका प्रकार भी पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट को समझना है। तो अब देखिए, अब यहां से कॉपी कलम लेकर के फुल रेडी हो जाइए, एकदम तगड़ा लेवल से। क्या हो जाए? आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है, मेन वैल्यू आपका 1 नंबर, एक ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो 1 नंबर मिला वहां पर, अगर गलती हुआ तो गलती, 1 भी नंबर नहीं देगा। तो यहां पे ध्यान से समझना आपको। ठीक है, तो देखिए तना के द्वारा जो हम पढ़ेंगे पहले, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भूमिगत तना। भूमिगत तना नाम से ही पता चलता है कि क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या? अर्धवायवीय तना, नाम से ही पता चलता है। उसके बाद पढ़ेंगे वायवीय तना क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए भूमिगत तना मतलब हो गया भूमि के अंदर, जो तना भूमि के अंदर होते हैं उसे भूमिगत तना कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो तना भूमि के अंदर होते हैं उसे भूमिगत तना कहते हैं। अब अर्धवायवीय तना का मतलब आधा तना हो जा, आधा जो तना होते हैं वो आधा भूमि के अंदर और आधा बाहर होते हैं, आधा भूमि के अंदर और आधा बाहर होते हैं। ठीक है, उसके बाद वायवीय तना मतलब पूरा बाहरी होते हैं, पूरा बाहरी हवा में होते हैं। ठीक है, वायु तना वायु में हवा में होते हैं। तो क्लियर हो गया यहां तक? अब हम सबसे पहले देखेंगे यहां से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो रेडी आप सभी? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव फिक्स करना है ना, तो रेड यस लिखिए, यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक तो मारते जाइए। ऐसा नहीं कि फोकस उधर दे देना, लाइक मारते जाइए, शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना स्टेटस में लगा लीजिए, अपने फ्रेंड को भी भेज दीजिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा यहां से फिक्स हो रहा है, अभी से ही फिक्स हो रहा है। चलिए, तो फिक्स कैसे होगा? सबसे पहले देखिए कंद। अब आपको पूछा जाएगा कंद, कंद का उदाहरण है आलू। आलू किसका उदाहरण है? ऐसे बोल देगा, आलू उदाहरण है किसका? कंद का है। तो आलू किसका उदाहरण है? कंद का। कंद, ठीक है, तो आपको पहले समझना है। अब देखिए क्या, अब यहां से दे देगा भूमिगत तना का उदाहरण है। तो कैसे? देखिए एक एक पॉइंट को, कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, सल्क कंद हो गया। तो भूमिगत तना का उदाहरण कौन है? कंद हो गया, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, सलकंद हो गया। अगर कहेगा सल्क कंद उदाहरण है किसका, वहां पर रहेगा भूमिगत तना, वो अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? सलकंद किसका उदाहरण है? तो भूमिगत तना का उदाहरण है। ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। ठीक है, रेडी है? चलिए, तो अब इसी में आपको जो पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट को समझने, इसी में जो अब हम बोले थे ना कंद, कंद का उदाहरण क्या हो जाता है? आलू होता है। कंद का उदाहरण आलू होता है। आलू समझते हैं ना, पोटैटो, समझ रहे हैं ना? चलिए, अब इसी में पूछा जाएगा प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद में कौन कौन आते हैं? अदरक आते हैं, हल्दी आते हैं, ये सब दिया रहेगा तो मार देना है। प्रकंद, प्रकंद दिमाग में घुसा लीजिए। प्रकंद का उदाहरण है क्या है? अदरक, हल्दी, एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है, क्या आते हैं? अदरक, हल्दी आ जाते हैं इनमें। ठीक है, अब उसके बाद है घनकंद। घनकंद का उदाहरण है, घनकंद को जमीकंद भी कहते हैं। जमीकंद समझ रहे हैं? ना समझते हैं? ओल को कहते हैं, ओल, ओल खाए हैं, उसी को कहते हैं जमीकंद। ठीक है, ओल को बोलते हैं जमीकंद। और इसमें क्या आ जाते हैं? अरबी भी आ जाते हैं। अगर पूछा जाए घनकंद का उदाहरण है तो जमीकंद रहे तो जमीकंद, ओल रहे तो ओल, अरबी रहे तो अरबी को टिक लगाना। ऑब्जेक्टिव फिक्स यहीं से पूछा जाएगा आपको।
अगर पूछेगा प्याज उदाहरण है, यहां पर जैसे बोले सल्क कंद का ऐसे दे देगा, सल्क कंद का उदाहरण है, कौन है इसका बताइए, प्याज आ जाता, लहसुन हो जाता है, तो ऐसे भी दे देगा प्याज उदाहरण है, क्या मारिएगा, प्याज किसका उदाहरण है, सल्क कंद का, किसका उदाहरण है, सल्क कंद का। तो आपको इस तरीका से वहां पे पूछा जाएगा, तो छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट को समझना है, समझ में ना आवे तो मैसेज कीजिए, कमेंट में मैसेज कीजिए, फिर से हम बताएंगे आपको, फिर से देख लीजिए क्या भूमिगत तना का उदाहरण क्या है, कंद है, प्रकंद है, घन कंद है, सल्क कंद है। अब ये सभी का उदाहरण, कंद का उदाहरण आलू हो गया जो कि बता दिए, प्रकंद का उदाहरण अदरक हो गया, हल्दी हो गया जो कि हम बता दिए अभी आपको। फिर घन कंद का क्या हो गया, घन कंद में जमी कंद बोले थे ना, ओल को कहते हैं। उसके बाद अरबी हो गया, सलकंद हो गया, प्याज लहसुन, सलकंद का उदाहरण प्याज लहसुन, प्याज उदाहरण है, लहसुन उदाहरण, तो क्या बोलना है आपको, सलकंद का उदाहरण है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है। अब हम आपको बताएंगे अर्धवायवीय तना, यहां से भी पूछा जाएगा आपको, इसमें तो 100% पूछा जाएगा, सोच लीजिए, फिक्स कर लीजिए अभी। ठीक है, उसके बाद यहां पर पूछा जाएगा अर्धवायवीय तना, मतलब जो आधा भूमि के अंदर होते हैं, आधा भूमि के अंदर होते हैं, अर्धवायवीय तना कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी होते हैं अर्धवायवीय तना के कौन कौन उदाहरण है, ऊपरी भूअस्तरी, ठीक है, ऊपरी भूअस्तरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंतः भूअस्तरी, अंतः भूअस्तरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भूअस्तरी। तो देखिए ऊपरी भूअस्तरी, अंतः भूअस्तरी, भूअस्तरी। ठीक है, अब इसका कौन कौन सा उदाहरण ऐसे पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, अर्धवायवीय तना का उदाहरण है ऊपरी भूअस्तरी, अंतः भूअस्तरी, भूअस्तरी है ना, फिर यहाँ पे है भूअस्तारिका, लास्ट में मान लीजिए एगो नहीं दिया, अगर पूछ देगा इनमें से कोई नहीं तो क्या मारना है, या दे देगा इनमें से सभी तो क्या मारना है, इनमें से सभी, क्या आ जाएगा, इनमें से सभी, 4 गो पॉइंट दे ले तो 4 गो। तब देखिए ऊपरी भूअस्तरी का उदाहरण क्या हो जाता है, दूब घास, दूब घास जो कि यहाँ देख सकते हैं, दूब घास समझ रहे हैं, अपना भाषा में क्या बोलते हैं, बहुत जगह क्या क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हम जिधर उधर बोलते हैं क्या, इसको बोलते दुबड़ी, दुबड़ी को देखें, दूब घास। अगर पूछेगा दूब घास उदाहरण है, ठीक है, दूब घास उदाहरण है, दूब घास मतलब दुबड़ी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, तो दूब घास उदाहरण, तो किसका उदाहरण है, अर्धवायवीय तना का तो उदाहरण है ये है। अगर अर्धवायवीय तना नहीं रहेगा तो किसका है, ऊपरी भूअस्तरी का, ऊपरी भूअस्तरी का, एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है, दूब घास उदाहरण है, पूछा जाता है, पूछा जाता है, छोड़ना नहीं है। यस लिखे, क्लियर हो रहा है तो यस लिखे, ऐसे मजा नहीं आ रहा, फुल एक्साइटेड के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अंतः भूअस्तरी, अंतः भूअस्तरी मतलब क्या आ जाते हैं, पुदीना, पुदीना किसका उदाहरण है, पूछ सेगा, पुदीना किसका उदाहरण है, तो अंतः भूअस्तरी का। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा भूअस्तरी मतलब स्ट्रॉबेरी, जो कि पुदीना तो यहां देख लिया, स्ट्रॉबेरी, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, उसके बाद भूअस्तारिका, जलकुंभी, जलकुंभी देखे हैं ना, जलकुंभी, जलकुंभी जिसको कुर्मी भी बोलते हैं, कुर्मी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी, जलकुंभी ये भी आगे पढ़ाएंगे हम, जलकुंभी क्या होता है, कहां होता है, कहां से कहां आया है, एक एक पॉइंट समझाएंगे। तो जलकुंभी, अच्छा बताइए यहां तक में ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ना आपको, आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहां से, अगर मान लीजिए 2-3 ऑब्जेक्टिव आ गया तो बताइए 2-3 नंबर फिक्स है, यहाँ पे आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव फिक्स करना यहां से आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम क्या बोले थे, फिर इधर वायवीय तना, वायवीय तना मतलब जो वायु में होते हैं, वायु में कौन सा तना, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, इसको बोला जाता है क्या, पर्णाभकाय भी बोला जाता है, पर्णाभकाय स्तंभ का उदाहरण है। तो वहां पे कैक्टस दिया रहे तो वो होता है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका हिंदी नागफनी, जो कि ये देखें इसको कटैया भी बोलते हैं, बहुत को घर के आगे में लगाते, नजर गुजर के लिए घर के आगे में लटका देते हैं, तो वो लटका दीजिए। उसके बाद उसमें जब बढ़िया से पोषण उसमें होगा, वो फिर वहां से एक नया ताना नया बन जाएगा, वहां से वृक्ष नया बन जाएगा। उसमें इसमें मट्टी का जरूरत इसको नहीं है, भूमि का जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, एक नया पौधा वहां से ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बताएंगे आगे हम आपको, ये भी बताएंगे। तो यहां से क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ तो यस लिखिए फास्ट में, क्लियर, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसी कारण आपको एक एक पॉइंट को हम तोड़ के समझाएं आपसे। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं फिर यहां से हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या आता है अब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नोट में कुछ पॉइंट पढ़ना है, नोट में जो बताएंगे आपको एक एक पॉइंट समझने वाला होगा और इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या, आलू के कंद से
नए पादप विकसित करने के लिए आलू के कंद जो होते हैं, आलू के कंद से, समझ रहे हैं ना, कंद, कंद किसका उदाहरण है, आलू के। तो आलू के जो कंद होते हैं उसमें कम से कम एक या तो दो आंख होना चाहिए उसके अंदर, है ना, कलिका होना चाहिए, कम से कम एक या दो आंख। आंख तो समझ में रहा, आलू में आंख होता है, कैसे होता है वो दिखाएंगे। और या तो कलिका होना चाहिए उसमें, ठीक है। आलू का टुकड़ा जमीन में तब बोना चाहिए, फिर वो तुरंत हो जाएगा, लग जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है वो चित्र के साथ आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं, इसमें समझना। देखिए हम क्या बोले थे, नोट में क्या बोला गया यहाँ पे, आलू के कंद से नए पादप विकसित करने के लिए कम से कम एक या तो दो आंख वाली कलिका का आलू का टुकड़ा होना चाहिए और जमीन में बोना चाहिए, तभी वो नए पौधे बनेंगे। तो देखिए क्या होता है, आलू में कंद, ये जो है ना कलिका है, ये कलिका है, ये जो है ना इसी को आंख बोला जाता है। कम से कम एक या तो दो आंख होना चाहिए, ये जो है ना ये कलिका है। यहां से फिर क्या होंगे, इसको काट करके जमीन में बो दिया जाता है, फिर एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। कंद, आलू कंद, समझ रहे हैं ना बात को, एक एक पॉइंट को समझना है, याद रखना है। कितना होना चाहिए, एक या तो कम से कम एक या तो दो कलिकाएं या तो आंख होना चाहिए, फिर उसको काट करके जमीन में बोते हैं तो फिर वो एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है उसमें, और ढेर सारे आलू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए हम आपको बोले थे ना जलकुंभी के बारे में पढ़ाएंगे, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन जानते हैं इनके बारे में। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बताइए। आतंक, आतंक नाम सुन के क्या चीज आपके माइंड में आता है, वो कुछ मतलब होगा एकदम बम बारूद एयर लेकर होगा, बंगाल में आतंक होगा। किसे कहा जाता है बंगाल का आतंक, बताइए। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो चलिए आपके पास हम प्रस्तुत करते हैं किसे कहा जाता है। तो जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। क्यों कहा जाता है ये भी हम बताएंगे आपको, और इंग्लिश में अगर बोल दे तो वाटर हायसिंथ कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो बोलना जलकुंभी रहेगा, तो जलकुंभी, या तो वाटर हायसिंथ रहेगा, वाटर हायसिंथ आतंक किसे है ना, ऐसे रहेगा। बंगाल का आतंक में तो ऐसे ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको बनाना है वाटर हायसिंथ अगर नहीं रहेगा। अब है वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऐसे दे देगा वाटर हायसिंथ का वैज्ञानिक नाम क्या है, या तो रहेगा नहीं, तो मतलब जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आइकोर्निया क्रिप्सेप्स, आइकोर्निया क्रिप्सेस, ऐसे देगा आइकोर्निया क्रिप्सेस जो है वैज्ञानिक नाम है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जलकुंभी का, मतलब वाटर हायसिंथ का है। ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है, एक एक पॉइंट को समझना। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, जो कि हम आपको क्या किए हैं, दिखाएं। देखिए जलकुंभी क्या होते हैं, जलकुंभी देखें ना तालाब में होते हैं, पूरा छेक ले रहता है ना, समझ में आ रहा। अब जलकुंभी जो है, अब इसको आतंक क्यों कहा जाता है, ये भी चीज समझना है अपने को, ये भी चीज समझना है क्यों कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन हम पहले यहां देखेंगे कैसे पूछा जाएगा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। हम बोले थे ना, आपको माइंड में जरूर आएगा कि सर बंगाल का आतंक तो जलकुंभी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये भी चीज माइंड में आता है ना क्वेश्चन, क्यों कहा जाता है समझना है। देखिए तो उस पहले हम बता देते हैं, इसे बंगाल का आतंक जलकुंभी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जलकुंभी जो होते हैं ना, ये तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, और बंगाल का ये पौधा है, अपने यहाँ भारत का नहीं है, बंगाल का पौधा है। और ये क्या होते हैं, तालाब में जो रहते हैं ना, तालाब में जो रहते हैं, जो तालाब में जलीय जीव जैसे कि मछली रहते हैं, और बंगाल का प्रसिद्ध भोजन, प्रमुख भोजन जो मछली है, वो लोग मछली खाते हैं। तो वो पौधा जो जल में रहते हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में खींच लेते हैं। अब जल का ऑक्सीजन खींच लेंगे तो मछली क्या होगा, उसमें मरबे नहीं करेंगे, तो मछली मर जाते हैं। इसी कारण वहां के लोग इन्हें क्या बोल दिया, बंगाल का आतंक। ठीक है, क्या बोल दिया, बंगाल का आतंक इसका नाम रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे भारत में कैसे आए, एक चीज के वजह से आए, ये चीज समझ लीजिए। वो कौन सा चीज है, वो कौन सा चीज है उसके वजह से आया है, बताइए, बता दें कौन सा चीज। ये फूल, ये जो है ना फूल,
इसी की वजह से आया। ठीक है, ये जो है ना फूल एकदम इतना सुंदर था, इतना सुंदर है देखने में, एकदम बैगनी कलर है, देखने में सुंदर था। और वहां पे आदमी यहाँ से गया घूमने के लिए, बोला कि फूल वाव कितना सुंदर है, और ये ऐसा पौधा है, वहां से लेकर आया, कहीं तालाब पे लगा दिया, इतना तीव्र गति से वृद्धि करता है कि पूरा छेक लेगा, कुछ ही दिन में पूरा तालाब छेक लेता है। इसी कारण वहां से आया था। तो समझते हैं यहाँ से पॉइंट को कैसे लिखना, आपको एक एक पॉइंट समझिए। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो पहला पॉइंट वाटर हायसिंथ या तो जलकुंभी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हायसिंथ या तो जलकुंभी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलकुंभी एक जलीय पुष्पीय पादप है। जलकुंभी क्या है? एक जलीय पुष्पीय पादप है, जल में रहने वाले हैं। ठीक है, अब जो ठहरे हुए पानी में जैसे तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, सर्वाधिक वृद्धि करता है। हम क्या बोले थे? सर्वाधिक मतलब जल्दी जल्दी वृद्धि करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है। ठीक है, और यह जल O2 को क्या बोले? ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? खींच लेता है। ठीक है, खींच लेता है। ठीक, इसे जलाशय की महाविपत्ति भी कहा जाता है। ऐसे भी पूछेगा, जलाशय का महाविपत्ति के नाम, जलाशय के महाविपत्ति के जो है किसका नाम है? तो जलकुंभी का है। इसे जलाशय के महाविपत्ति के नाम से कौन सा पौधा को जाना जाता है? तो क्या बोलिएगा आप? जलकुंभी को जाना जाता है। ठीक है, देखिए, चूंकि बंगाल का जो है ना प्रमुख भोजन क्या बोले थे? मछली है, मछली। अतः मछलियों के मरने से भोजन का अभाव होता है। वहां पे मछली जो मर जाता है, मरने के बाद वहां पे भोजन का उसका क्या हो गया? अभाव हो गया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना पॉइंट को? क्लियर हो गया? बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? तालाब में रहते हैं, तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, पूरा छेक लेते हैं, और छेक लेते हैं वो ठीक है, लेकिन जल में जो मछली रहते हैं उनका ऑक्सीजन खींच लेते हैं। उनमें जल में जो ऑक्सीजन रहते हैं वो ऑक्सीजन खींच लेते हैं, और जलीय जो मछली होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसी कारण वहां पे क्या हो जाता है? बंगाल में भोजन का अभाव हो जाता है। मतलब वहां मछली खाते हैं, मुख्य भोजन मछली है, तो वो खाते हैं तो वो अभाव हो जाता है, जिसके कारण कि इसे महाविपत्ति का नाम भी दिया गया है, जलकुंभी को। ठीक है, इसी कारण इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्लियर? यहां से बढ़े आगे, चलिए। तो एक एक पॉइंट को समझना है। एक एक पॉइंट को समझने के बाद क्या करना है? आगे बढ़ना है। एक एक पॉइंट को लिखते भी जाइए आप लोग। ठीक है, अब देखिए दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है? मतलब जल का महाविपत्ति किसे कहा जाता है? बोले तो ना आपको क्वेश्चन पूछेगा। बताइए, जलकुंभी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, कितना पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, है ना? तो जलकुंभी का जो है, जलकुंभी का महाविपत्ति किसे कहा जाता है ना? जलाशय के महाविपत्ति किसे कहा जाता है? जलाशय की महाविपत्ति किसे कहा जाता है? आपको यहाँ पे पहले दिए हैं, जलकुंभी या वाटर हायसिंथ या आइकोकॉर्निया क्रिप्सेंस। अगर इनमें से मान लीजिए दोनों नहीं रहा, तो उसको बोले थे ना वैज्ञानिक नाम, वनस्पति या वैज्ञानिक नाम क्या है? आइकोकॉर्निया या क्रिप्सेंस। ये रहेगा तो आपको इस तरीका से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं भारत में जलकुंभी जो है, भारत में जलकुंभी का आगमन इसके पुष्पों के कारण हुआ था, पुष्पों की पत्ती की सुंदरता के कारण हुआ था। बोले थे ना भारत में कैसे आया था? इसके पुष्प इतना सुंदर था, पत्ती का जिसका पुष्प जो है, यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा, इसका जो पत्ती का पुष्प जो है इतना सुंदर था, उठा करके इधर से, है ना, ये जो जलकुंभी है इसका जो पौधा जो है, पौधा जलकुंभी का पत्ती का जो है पौधा जो है इतना सुंदर था, बंगाल वहां घूमने गया, वहां से उठा करके लेके चला आया, यहाँ पे तालाब में लगाया, बहुत सारा यहाँ पे भी वृद्धि हो गया। देखते होंगे पोखर तालाब में एकदम छाप ले रहते हैं, पकड़ के रहते हैं ना, तब तो वहां से इसके सुंदरता की वजह से लेके आया। जलकुंभी को वाटर हायसिंथ है ना, वाटर हायसिंथ भी कहते हैं, है ना। वाटर हायसिंथ में कायिक प्रवर्धन बहुत तीव्र गति से होते हैं। जलकुंभी में बोले थे ना कायिक प्रवर्धन तीव्र गति से होते, पटापट एकदम नया नया पौधा बनते जाता है, एक पौधा से नया पौधा बनते जाता है। ठीक है, अतः यह बहुत कम समय में पूरे जलाशय को घेर लेता है। देख लीजिए कैसे घेर के रखा हुआ है, देख रहे हैं ना कैसे घेर के रखा हुआ, कम समय में पूरा जलाशय, पूरा पोखर जो होते हैं उनको छेक लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम लाइक मारते जाइए, ऐसे मजा नहीं आता, एकदम फुल एक्साइटेड महसूस होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझना है, बढ़िया से समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है, एक मिनट आ गया, यहाँ पे आंसर भी आ गया। यहाँ पे हम एक पूछेंगे भी आपसे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, इसको समझाने के बाद क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो क्या बोल रहा है, अपेक्षाकृत साधारण जीवों जैसे, अपेक्षाकृत साधारण जीवों जैसे कौन कौन सा जीव हो जाएगा? जैसे बोला है शैवाल, कवक, जनन की सामान्य विधि कौन सी है? मतलब पूछ रहा है आपको कि शैवाल में, कवक में कौन सी विधि पाई जाती है, जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यहाँ पे तो पहले आ गया अलैंगिक जनन। किन के द्वारा होते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा इसमें, मतलब अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। शैवाल में, कवक में पूछा जाए इस तरीका से, तो आपको क्या बोलना? अलैंगिक जनन। अब नोट में पॉइंट को देखना है, निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के पादपों, मतलब पौधा, निम्न श्रेणी के तथा उच्च श्रेणी के पादपों मतलब पौधे में जो है अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं वो में, उसमें जो है अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस पॉइंट को याद रखना। एवं नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, यहाँ पे उच्च श्रेणी में जो है जंतुओं में केवल लैंगिक जनन होते हैं। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें केवल लैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता है, उसको कमेंट बॉक्स में डालना आप सभी को फटाफट के। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट डालिए, कमेंट बॉक्स में डालते जाइए क्वेश्चन। ठीक है, पादपों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? पादपों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? फटाफट डालिए, तो आंसर डालिए, जिसका पहले आ जाएगा उसका समझेंगे, उसको समझ रहे हैं क्वेश्चन को। लैंगिक जनन, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? कमेंट में डालिए, कमेंट में डालिए, हम देख रहे हैं, डालिए डालिए फास्ट में। चलिए बता दें आंसर, बता दें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हम पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर ही आंसर निकला हुआ है, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों। क्या बोले थे? निम्न श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के पादप में, है ना, यहाँ पर आप पादपों डायरेक्ट बोल दिया, पादपों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो अलैंगिक बोले थे, और लैंगिक अलैंगिक दोनों, ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। लैंगिक और लैंगिक, सॉरी सी नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है लैंगिक और लैंगिक दोनों में पाई जाती है, तो बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा, अगर उस तरीका से हम दे तो इसका हो, ये हो जाएगा आंसर। लैंगिक और लैंगिक दोनों विधि पाई जाती है पादपों में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ तो ए एवं बी है दोनों, लेकिन इसका इसको ये हटा देंगे तो फिर ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये बी हो जाएगा। लैंगिक एवं अलैंगिक विधि जनन की दोनों विधि पाई जाती है पादपों में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है उनको हम देखते हैं। देखिए क्या है पॉइंट, अलैंगिक जनन की कमी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिनमें देखिए, जिनमें अच्छाई होता है उसमें खराबी भी होता है, इनके बारे में जानना जरूरी है। जिनमें अच्छाई होता है उसमें खराबी भी होता है। तो हम अलैंगिक जनन की कमी के बारे में जानेंगे, क्या क्या कमी है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। इस एक रंग होता है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए एक एक, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा जो होगा, अलैंगिक, देखिए एक एक पॉइंट को समझ। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन है ना, अमीबा में जैसे बताएं, तो इसके द्वारा जो संतति उत्पन्न हो रहा है, तो क्या बताइए, पता चल रहा है कि ई माता है या ई माता है या पिता है, कौन बाप बेटा पता चल रहा है? नहीं ना चल रहा है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होगा उसमें कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती। अतः इन संततियों में मौसमी परिवर्तन या किसी बीमारी के प्रति जो है
प्रतिरोधकता प्राप्त नहीं कर पाती है, प्रतिरोधकता प्राप्त नहीं कर पाती है मौसमी परिवर्तन के दौरान। समझ में आ रहा है? चलिए पॉइंट को समझते हैं फिर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोले यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, अतः विकास में इसका कोई योगदान नहीं होती है। आपको ऊपर में भी बताएं, इसमें विभिन्नता नहीं होती है, तो इसी कारण इसमें विकास इसका कोई योगदान नहीं है, विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। जिसमें अच्छाई होता है उसमें खराबी भी होता है, ये खराबी इनके अंदर है, किनके, अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट को हम देखते हैं यहां से। अगला पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन का महत्व के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम, अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में जानेंगे। और आज अलैंगिक जनन को खत्म करना है, फिर नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे उसमें लैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन का महत्व क्या है, इनके पॉइंट के बारे में समझिए। ठीक है, तो बीज रहित पादपों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करवाना, जैसे गन्ना, आलू, अनानास। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जब चित्र रहता है ना तब आप लोग समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं ना। तो क्या बोले, बीज रहित पादपों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करवाना। जैसे अब देखिए गन्ना में क्या होता है, बीज रहित, बीज रहित मतलब क्या, बीज नहीं होना। गन्ना में, गन्ना कैसे लगाया जाता है, तना से लगाया जाता है, तना काट करके लगा देते हैं, फिर गन्ना हो जाता है। ठीक है, आलू हो गया, आलू में भी क्या होते हैं, आलू को काट के लगा देते हैं। अनानास हो गया, इसमें भी इसी तरह का, मतलब बीज रहित। ठीक है, बीज रहित कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये सभी को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे पादप जिसमें बीज अंकुरन की क्षमता नहीं होती है उसमें कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। मतलब ऐसे पादप जो पौधे होते हैं जिनमें कि बीज अंकुरन करने, मतलब बीज बनने की नहीं क्षमता होते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है पौधा का निर्माण कराया जाता है, एक नया पौधा का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अलैंगिक जनन, जनन की सरल एवं तीव्र विधि है। अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन जनन करवाने की सबसे आसान विधि है और तीव्र विधि है। तीव्र मतलब ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो होता है, फल फूल जो बनाते हैं बहुत कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है फल फूल जो तैयार होते हैं बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं, और जब तैयार होते हैं तो इसका जो फल जो होगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो बनाया जाता है वो बहुत ही मीठा होता है और बहुत बड़ा होता है। और बाग बगीचे में देख रहे हैं कैसे कैसे एकदम मीठा है, देख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो लगाया जाता है, इसमें जो फूल को कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार किया जाता है बहुत ही हरा भरा होता है और बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है, गार्डन का। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं फिर आगे क्या इनके बारे में। उधर हम छोड़े थे, आपको क्या छोड़े थे, वायवीय बोले थे ना, उधर एक वायवीय हम बताएंगे। वायवीय क्या है, वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, मतलब हवा में। तो पर्णाभ काय स्तंभ बोले थे ना, उधर क्या बोले थे, इन्हें वायवीय तना द्वारा जो होता है इनको क्या बोलते हैं, पर्णाभ काय स्तंभ भी बोला जाता है, जिसमें क्या आते हैं, नागफनी आते हैं, नागफनी। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को समझ लें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो टुकड़ा पादप से अलग, पर्णाभ का स्तंभ जानते हैं किसको कहते हैं, ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, समझ रहे बात को, इसको बोला जाता है। तो अब देखिए क्या बोलता है, पर्णाभ का स्तंभ जो टुकड़ा पादप से अलग होकर के, मान लीजिए इसका क्या करता है, बहुत आदमी एक टुकड़ा काट करके क्या करता है, अपने घर में लेकर के टांग देते, फिर वहां पे जब उसका वायवीय बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हवा के द्वारा फिर उसमें जो पोषण होते फिर एक नया पौधा बन जाता है, तो बोला ना। तो अलग होकर नए पादपों के रूप में विकसित होता है, नए पादपों के रूप में क्या हो जाता है, ये विकसित हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक तने द्वारा कायिक प्रवर्धन इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो ये वायवीय कायिक प्रवर्धन क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको क्या बोले थे फिर, पत्रकालिका छोड़े थे एक ठो। अब पत्रकालिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होगा, पत्रकालिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, ये अगेव है। ये क्या है, अगेव, इसको समझिए पॉइंट को। अगेव का एक लिए हम पॉइंट। अब देखिए पुष्प के स्थान पर
पुष्प के स्थान पर बहुकोशिकीय मांसल कलिका का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ये जो पुष्प का स्थान, ये जो है ना बहुकोश, ये मांसल तना का क्या हो जाता है, वहां पर निर्माण हो जाता है। पुष्प के स्थान पे क्या हो जाता है, पुष्प के स्थान पर एक तना का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसे है ना बुलबिल या पत्र कलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इसको बुलबिल या पत्र कलिका कहते हैं, ठीक है। यह पादप जमीन पर गिर जाता है, ये टूट करके क्या होता है, जमीन पर गिर जाता है, फिर एक नया पौधा बन जाता है, फिर एक नया पौधा बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पत्र प्रकालिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्र प्रकालिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन बोल किसमें होता है, किसमें होता है, अगेव में होता है। किसमें, अगेव में होता है। अगर आपको पूछा जाए वहां पे पत्र प्रकालिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो अगेव में होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आपको इस तरीका से बोल देना। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं टूट के गिर जाते हैं, फिर एक नया पौधा को क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको, एक एक पॉइंट को समझना है, इसी तरीका से क्लियर करना है, ठीक है, इसी तरीका से क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए ये पत्ता से नया पौधा बनता है, कैसे, पत्ता से ही नया पौधा बनता है, कैसे, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा, छोड़े थे ना ऊपर पे, उसी का पॉइंट है नीचे में, ठीक है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे, किस में होता है, पत्तियों द्वारा। तो बोलना है आपको, अगर पूछा जाए तो ब्रायोफिलम में, अगर पूछा जाए तो ब्रायोफिलम में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्तियों द्वारा होता है। तो इस पर को याद रखना। तो क्या बोला जा रहा है, ब्रायोफिलम की पत्तियों मोटी कैसी होती है, मोटी मांसल होती है, कैसी होती है, ये मोटी होती है, मांसल होती है, एकदम गुद्देदार होती है, ठीक है। तथा किनारे क्या होते हैं, कटी फटी। देखिए किनारे इसका क्या है, कटी फटी होते किनारे, यहां पर भी देख सकते हैं किनारे क्या है इसका, कटल फटल है ना, कटल फटल है, ठीक है। तो कटी फटी होती है, जिससे अपस्थानिक, जिससे क्या होती, अपस्थानिक, अपस्थानिक पर्णकलिकाएं निकलती है। देखिए अपस्थानिक पर्णकलिकाएं निकल रहे हैं, इसमें भी समझिए अपस्थानिक पर्णकलिकाएं क्या हो रही है, कलिकाएं निकलती है, ठीक है, कलिकाएं उत्पन्न होती है जो नए पादपों का निर्माण करती है, जो नए पादपों को क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे नए पादपों का निर्माण करते हैं। ये पत्ता क्या होते हैं, जब गिरते हैं नीचे में तो इसमें एक अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है जो कि नए कटे फटे रहते हैं। ये तो देख रहे हैं आप, कटल फटल रहते हैं, तो वहां से क्या होता है, एक नए अपस्थानिक कलिका निकलते हैं, उससे क्या हो जाता है, एक नए पौधे के निर्माण हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट को समझना, अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में तो इस तरीका से आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है, ठीक है। तो आप सभी रेडी रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप सभी को एक एक पॉइंट समझ में आया तो आप लोग क्या करें, थैंक्स जरूर लिख दें, कमेंट में थैंक्स लिख दें। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ। सो धन्यवाद।